विशेष मुलाकात और खास मुलाकात में एक बार फिर इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम बारीक से बारीक जो बातें इन्होंने 2 महीना पहले कही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, वो बातें धीरे धीरे सब सही साबित होती जा रही हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में भी कुछ बारीकियों पर चर्चा होगी जेपी सिंह साहब से, और आप पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। एक तो पहले ये सूचना दे दूं, नमस्कार सर, कि आपको हमारे शो में बहुत लंबा लंबा सुना जाता है, बहुत लंबा सुनते हैं। इतने लोग सुनते हैं तो वो मतलब काफी सुनते हैं, लंबा सुनते हैं। अमूमन यूट्यूब पर 2-4 मिनट से ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन यहाँ डबल डिजिट में अंक है जी। चलिए सर, इस एपिसोड में हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के साथ बन रहा है, अपर्णा यादव नहीं है और चंद्रशेखर नहीं है, अभी उस मुद्दे को रहने देते हैं। जिस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन रोज रोज एक घोषणा कर अखिलेश यादव रणनीति के तहत वो सुर्खियां बना रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे सारी बातें आ रही हैं। अभी हमने देखा कि अन्न संकल्प किसान नेताओं के साथ वो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद उन्होंने बिजली, नाम लिखाओ बिजली पाओ, और उसके बाद पेंशन, महिलाओं के लिए 18,000 पेंशन की भी उन्होंने घोषणा की। तो अब जो है यूपी की जनता और क्या क्या उम्मीद करे, क्या क्या घोषणाएं हो सकती है? देखिए, घोषणाओं की तो बात है ना, वो तो अनंत कथा है घोषणाओं की। जैसे उन्होंने आपका लैपटॉप देने की घोषणा की, जैसे उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की। तो अभी घोषणाओं के पिटारे में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छिपा हुआ है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में छिपा हुआ है, आपके और जो है वो एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में छिपा हुआ है। तो इस तरह जो है वो खेती किसानी तो उन्होंने कर ही दिया। बेरोजगारी के रूप में छिपा हुआ है कि किस तरह वो रोजगार देंगे। महंगाई के रूप में छिपा हुआ है कि महंगाई में किस तरह की वो राहत देंगे, क्या क्या राहत दे सकते हैं, और कौन कौन सी रियायतें वो जनता को दे सकते हैं। ये सब चीजें बहुत सी छिपी हुई हैं। वो जैसे ये मुफ्त में अन्न दे रहे हैं अभी आपके दिसंबर तक, ये मार्च तक। पहले इन्होंने 30 नवंबर किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा कर दिया, फिर केंद्र सरकार ने भी घोषणा किया कि नहीं वो मार्च तक देंगे। तो अप्रैल से तो अभी मामला गड़बड़ है ना, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अन्न के क्षेत्र में घोषणा कर सकते हैं कि मतलब हम कितना अनाज देंगे, ये 5 किलो है, हो सकता है वो 10 किलो दें। तो इस तरह घोषणा का तो जो है कुछ आप कह नहीं सकते कि घोषणाओं में क्या क्या घोषणा करेंगे। लेकिन ये सर्वविदित है कि अखिलेश या मुलायम सिंह या जब जब भी सपा की सरकारें रही हैं, तो वो प्रो पब्लिक थी सरकारें बाई एंड लार्ज। वो जो है वो उनके ऊपर चाहे जो भ्रष्टाचार के आरोप तो किसी भी सरकार में किसी भी योजना में लगते रहे, लेकिन वो लगना अलग बात है। लेकिन एक होता है कि सरकार सामाजिक समरसता बना के रख रही है कि नहीं, एक होता है कि सरकार जनता के प्रति कितनी लीनियंट है, जनता को कितना मतलब कम से कम उत्पीड़ित करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार तो 2014 से जब से आई है तब से उत्पीड़न के सिवा कुछ मिला ही नहीं। और इल्यूजन में रहा कि 100 दिन में ठीक होगा, तो अच्छे दिन आएंगे तो ये होगा, और बाद में कह दिया गया कि जुमला है, कह दिया गया कि 15 लाख जुमला है। अब आज हमने एक आईबी के अफसर का जो है वो देखा है आपका यूट्यूब पर इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि ये जो है अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने लैपटॉप इतना बांटा। कहीं लैपटॉप नहीं बांटा, जबकि स्वयं मेरी जानकारी में इलाहाबाद में, प्रयागराज में सैकड़ों जो है वो बच्चे और बच्चियां हैं, और सभी कास्ट की हैं, मतलब दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया भी हैं, कि जिन्होंने इंटर पास किया था। और यहाँ इलाहाबाद में तो मेला लगा करके उन्होंने लैपटॉप बांटा था, और जिनको उस दिन नहीं मिला उनको बाद में जो है लैपटॉप, मतलब जितने लोग पास हुए थे सबको लैपटॉप मिला। ये भी नहीं था कि वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हो तो उनको मिला, उसमें भी कोई सिलेक्टेड, उनकी आर्थिक आय इतनी ही हो तो उनको मिला, ऐसा नहीं सभी को मिला। वो तो लड़की की शादी करने में भी पैसा दे रहे थे।
कि लड़की का विवाह होगा तो हम जो है 15,000 या 25,000 रुपया जो है वो सरकार की ओर से मिल रहा था, एकदम एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है। तो ये तो पिटारे में बहुत चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे खुलेंगी और पता चलेंगी, और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या वो घोषणा करेंगे, क्योंकि हम उस पार्टी के मेंबर तो है नहीं इसलिए हमें मालूम हो। लेकिन जिस तरह की इनकी सरकारें रही हैं, अब जैसे इन्होंने यश भारती बंद कर दिया। यश भारती में यहां तक कि पिछली बार तो भाजपा के पत्रकार यश भारती पाए थे, जो संघी है, उन्होंने यश भारती पुरस्कार पाया, और उसका 50,000 रुपया महीना उनको वो भी मिलता था, आपके क्या कहते हैं, पेंशन भी मिलती थी। तो ये उस पत्रकारिता में दिया, तो उन्होंने तो नहीं देखा कि सपा का पत्रकार है कि भाजपा का पत्रकार है। लखनऊ में उस पत्रकार को सारे लोग जानते हैं कि भाजपा पत्रकार है। सपा का भी पत्रकार है। नहीं, अब कोई हो सकता है सपा का पत्रकार हो, उसकी सपा के प्रति लीनियंसी हो। अब वो तो लखनऊ में सारे दूसरे को कहते हैं कि फलाने हैं, ढिमाके हैं। दूसरी बात, एक और भी बात है कि आपको विशेषण जो है वो दे देते हैं, आपके जब ये भाजपा वाले नेता दे देते हैं। अब जैसे इलाहाबाद में कई भाजपा नेता बड़े बड़े हैं जो हमारे खूब परम मित्र हैं, वो कहते हैं जेपी सिंह कम्युनिस्ट है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के चवनिया मेंबर भी नहीं है, न कभी रहे। भाई चवनिया मेंबर होंगे तब होंगे ना। अब विचारधारा से अगर वाम की ओर हमारा झुकाव है तो इसके लिए हम क्या करें? जी जी जी। तो हमें उससे लाभ तो है नहीं ना, हमें बल्कि उससे हानि ही हो जाती है। तो यार ये कम्युनिस्ट टाइप के आदमी हैं, ये जो है वो पलीता लगा देंगे अगर इनको कोई बात पता चल जाएगी तो। हम किसी के खिलाफ लिखने में जो है अगर खबर है तो जरूर लिखते हैं, आप बता रहे हैं। जी या जी जी। लिखते हैं। अब तो खैर रिटायरमेंट की एज आ गई है, मैंने रिटायरमेंट में चल रहे हैं। जनचौक वाले हमारा बेचारे लिख के छाप देते हैं, या हमसे जो है कह देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पे लिखिए, तो हम लिख देते हैं, वो एक अलग बात है। वरना ऐसे तो रिटायरमेंट हो चुका है ना। जी सर। तो किसी के ऊपर ब्रांड लग सकता है। व्यवस्था मैं के में आप रहेंगे। आप हम जी जब यूपीए में घोटालों पर लिख रहे थे तो सब भाजपा ही बड़े खुश थे। तो यूपीए में घोटाले पर लिख रहे थे तो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा था ना। और जब इनके बारे में लिखे तो ये हमको इन्होंने घोषित कर दिया, कोई कहता है आप कांग्रेसी हैं, कोई कहता है सपाई हैं, कोई कहता है आप कम्युनिस्ट हैं। अब हम क्या क्या जवाब दें कि हम क्या है, हम मनुष्य हैं, तटस्थ हैं, तटस्थता के साथ व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं। पत्रकार किस बात के लिए हैं? जी तो ये स्टैंडर्ड होना तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन जो लोग संघ के संघम शरणम गच्छामि हैं विद्यार्थी जीवन से, वो अगर पत्रकारिता के भी क्षेत्र में आए और उनको यश भारती अखिलेश की सरकार दे रही, तो इसको आप क्या कहेंगे? जी तो ये बात है तो सर। पाए। लेकिन गलत बहुत बयान सारे घोषणा ये घोषणा पत्र। जी। घोषणा पत्र एक वचन होता है, वचन जो कि जी आप जनता से करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर उसका 50% भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर दें तो मैं उसको सफल समझता हूँ। 50%, 55% भी अगर कर दे तो लगेगा कि सफल हुआ है। आपने अभी जितने सारे घोषणाएं हुई हैं वो सभी को अफेक्ट, सभी समाज के तमाम तबकों को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक बात, जब सीएम थे तब दो बहुत रेलेवेंट इश्यूज हैं जिसपे चर्चा की जानी चाहिए, और अभी तक शायद अखिलेश जी उस पर स्पष्ट रूप से बोले नहीं। एक है जो सामाजिक न्याय का सवाल, क्योंकि उनके पिछले सरकार में भी थोड़ी गलतियां हुई थी, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था पिछड़े वर्गों पर। प्रमोशन का रिजर्वेशन का मसला जो आज भी सोशल मीडिया में चलता है कि इन्होंने बिल फरवा दिया था। तो ये रिजर्वेशन का एक मसला जो है, निजीकरण का मसला है कि आर्थिक नीति भाजपा की ही रहेगी राज्य स्तर पर या कुछ और रहेगी। दूसरा, एक सेकुलरिज्म का भी मसला है कि लोग खुल के इस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम ये संभावना करें कि इस पे भी घोषणाएं होंगी, खुल के बोलेंगे? देखिए, सपा ने हमेशा सेक्युलरिज्म पर आचरण किया है, जी और मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह की संज्ञा दी गई थी। जी अभी मुलायम सिंह मान लीजिए रिटायरमेंट में चल रहे हैं, अखिलेश आगे आ गए हैं, और अखिलेश को भी कई जगह मौलाना कहा गया। अखिलेश के बारे में भी भाजपा प्रचार कर रही है कि ये हज हाउस बनाएंगे, मंदिर नहीं। जबकि अखिलेश का कहना है हज हाउस और मंदिर से भी ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की जरूरत है, और इनके जो है हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, शिक्षा की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये पूरी तरह से मध्यमार्गी पार्टी है सपा, जिस तरह से कांग्रेस है। लेकिन सपा फिर भी सेकुलरिज्म पर
सबसे ज्यादा आग्रह सपा का ही रहता है सेक्युलरिज्म पर, इसीलिए उसको जो है वो क्या कहते हैं मतलब मुसलमान, मौलाना, हज हाउस, टोपी, आपने देखा होगा कितनी संज्ञा से नवाजा जा रहा है पिछले साल भर से। मुलायम सिंह को तो मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, इनको कहा जाता है कि टोपी की सरकार आ रही है। टोपी मतलब मुस्लिम टोपी की सरकार आ रही है। इनको कहा जा रहा है कि हज हाउस ये बनाएंगे। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें जो है ना वो क्या कहते हैं अघोषित होती हैं, उसको बिल्कुल घोषणा करके नहीं कहा जा सकता। और जब आप चुन करके आते हैं और चुनने के दौरान इवेंट फील्ड नहीं है, बराबर का मैदान है, बराबर की सुविधाएं नहीं है, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पर चुप है कि जिस तरह सांप्रदायिक विस्वमन किया जा रहा है, जिस तरह सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह सांप्रदायिकता और एक पार्टी विशेष और उसके जस्ट अपोजिट दूसरी पार्टी विशेष जो है सांप्रदायिकता पर अड़ी हुई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। आपने देखा हेट स्पीच याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थी, पहले से हेट स्पीच का एक मामला पहले से विचाराधीन है। याचिका दाखिल होने के बाद जब इन्होंने सरकार का पंजाब वाले मसले पर जो इन्होंने सुरक्षा के चूक का मामला उठाया तो प्रशांत भूषण ने सीधे सीधे आप ही के चैनल पर संभवतः कहा कि हेट स्पीच का मामला नहीं उठाया जा रहा है और जो है ये सरकार इसको सुनने जा रही है। नतीजा था कि जिस दिन जो है वो अगले दिन जब सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ने जैसे इसका उल्लेख किया तुरंत उस पर तैयार हो गए चीफ जस्टिस ने। उसके पहले तो कई दिन पहले से जो है प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से पड़ा था। तो जब इन इन चीजों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन चीजों पर जहां आपका संविधान आदर्श स्थिति को जानकर संतुष्ट था कि देश आजाद हो रहा है, आदर्श स्थिति है, लोग बराबरी से रहेंगे, अब वो राजशाही खत्म हो गई, लेकिन वो नहीं लागू हो पाया क्योंकि आदर्श स्थिति नहीं थी। जो लोग लागू करने वाले वो उसमें 2 या 4 लागू करने वाले हो, बाकी 100 में 96 लोग जो है उसको मानने वाले लोग थे। नतीजा हुआ कि वो सब आदर्श स्थिति लागू नहीं हुई। ऐसे परिस्थितियों में बिल्कुल आग्रह के बजाय अगर कम आग्रह के साथ भी कोई है तो पहले मतलब जो दुराग्रह वाले हैं उनसे तो बेटर स्थिति में है ना। इसलिए इसमें ये कहते हैं या नहीं कहते इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या इवन बहन जी की बसपा पार्टी हो, इसमें सामाजिक समरसता के साथ इन सरकारों ने समझौता नहीं किया है। अब वो साफ हिंदुत्व पर चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने कत्लेआम को इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरी बात जो सिखों का कत्लेआम हो उस पर एक स्वतंत्र आयोग बनना चाहिए और सिखों के कत्लेआम में ये देखना चाहिए कि जो हिंदू मानसिकता के लोग थे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो इस मेनका गांधी की हत्या के बाद वो दंगों में कितना सक्रिय थे। प्रयागराज में स्वयं इस बात का गवाह हूं कि हिंदू मानसिकता के लोगों ने जितना जो है सरदारों को क्षति पहुंचाई, जितना जलाया, आग लूटा, सामान लूटा, आग लगाई, उसमें हिंदू मानसिकता के लोग जो है वो सर्वाधिक थे, कांग्रेसी बहुत कम थे। एक आयोग बनना चाहिए जो इस एंगल से जांच करे कि ये जो वास्तव में एक सज्जन कुमार थे या सज्जन कुमार के साथ जो भीड़ थी दिल्ली में, उस भीड़ में हिंदू मानसिकता कितने लोग थे जिन्होंने तुरंत चोला बदल दिया, चोला बदल के वो इंदिरा गांधी के समर्थक हो गए रातों रात, जो कि इंदिरा गांधी के घोर विरोधी हैं। और उसके बाद उनको पंजाब में अकाली दल को शर्म नहीं लगी उनके साथ जो है वो समझौता करके सरकार चलाने में। अगर वो सिद्धांतवादी होते तो कहते हम भले सरकार न चलाएं, दूसरा चुनाव हो, लेकिन हम इनके साथ सरकार नहीं चलाएंगे क्योंकि ये जो है वो हिंदू मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये सरदारों के बेसिकली विरुद्ध है। ये कोई कहेगा नहीं, आप बता रहे कोई चैनल में आज तक किसी से हमने सुना नहीं, आपसे बता रहे, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ आयोग बनाकर इसकी जांच करें कि दंगों में जो लोग सिख विरोधी दंगों में शामिल थे उसमें कितने हिंदू मानसिकता के लोग थे। और कांग्रेस को भी चाहिए कि जो इस तरह के हिंदू मानसिकता के लोग उनके अंदर घुसे हुए हैं उनको एकदम निकाल बाहर करना चाहिए। जब जो आपके यहाँ स्वार्थ के कारण आया लेकिन मानसिकता उसकी हिंदू है, पीठ पीछे कहता है मार सालों को, ये जो मानसिकता है ये बहुत मतलब गलत मानसिकता है। आपसे बता, इलाहाबाद में सन 1968 में दंगा हुआ था, आजादी के बाद पहला,
और रोशनबाग जहां मैं रहता हूं, ये हिंदू मुसलमानों की मिली जुली आबादी है, यहाँ भी दंगा हुआ था, यहाँ भी दंगा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन जो आमने सामने घरों में हिंदू मुसलमान थे, वो सब एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे थे। ये तो वो भी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो इंदिरा गांधी भी आई थी, वाईवी चौहान भी उस समय संभवतः गृह मंत्री थे, वो भी आए थे, उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बावजूद आई थी और उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। और इंदिरा गांधी के काफिले में केवल एक राजनीतिक पार्टी की, जो मतलब उनकी पार्टी के अलावा केवल एक राजनीतिक पार्टी की गाड़ी थी। ताजा लगाएं किसकी होगी? भारतीय जनसंघ जनसंघ की। की। जी जनसंघ। जी। और उस समय कांग्रेस और जनसंघ दोनों इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम कर रहे थे। आपके छुन्नन गुरु इलाहाबाद के लगातार एमएलए होते थे समाजवादी पार्टी के, मैंने सन 52 से। उनके बारे में था कि मुसलमानों को जो है ये गेहूं और आटा बंटवा रहे हैं, ये फैलाया गया था, आपसे बता रहे हैं। और जो समाजवादी मुस्लिम नेता थे, उनके बारे में कहा था कि मस्जिद में भाषण दे रहे हैं। तो बल्कि मैं उस होली के दिन हुआ था, मैंने उस समय तो मैं विद्यार्थी था, इंटर में पढ़ता था, तो मैंने पूछा कि यार ये छुन्नन गुरु को कहाँ बंटवाते देखा तुम लोगों ने? कहने में चुप रहो, माहौल ऐसा है, इसमें चुप रहो। अब क्या आप बताइए हमको आप। इस तरह जी। एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा की गई थी। और सन 68 के दंगे के बाद पहली बार इलाहाबाद की 14 उस समय विधानसभा सीटें होती थी, जिसमें एक सीट पर जनसंघ का खाता खुला था। रामगोपाल संत साहब जनसंघ से जीते थे, आप बता, केवल एक सीट पर पहली बार खाता खुला था जनसंघ का इलाहाबाद दंगे के बाद। जाहिर है सर, जैसे एक समाज का विकास होता है, व्यक्ति का भी विकास होता है उम्र के साथ। और अखिलेश जी अब लंबे समय से, अखिलेश यादव राजनीति में हैं, तो सोशल जस्टिस का जो मसला था तमाम, वो सब मुझे लगता है कि अब उनकी बात दिमाग में कुछ बात समझ में आ गई है, क्योंकि इस बात से भी स्पष्ट है कि उनके गठबंधन में दो नेता हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं और राजभर शामिल हुए हैं। और दोनों सामने मैंने देखा पूरा कि हम सोशल जस्टिस 85 और 15 में ये सब बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव की एक सहमति है इन मुद्दों, ऐसा समझा जाए। नहीं, ये सहमति तो उनकी है। इसके अलावा चूंकि दलितों की नेता मायावती जी हैं और इनके पार्टी में भी दलित हैं। अब आप सोचिए, धर्मवीर जो मंत्री भी थे कांग्रेस के जमाने में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, गृह राज्य मंत्री भी केंद्र में इंदिरा गांधी के साथ थे, उनके पुत्र जी। समाजवादी पार्टी में है, पिछली बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बने थे। जी। नहीं है कि अखिलेश के साथ दलित नहीं है, लेकिन वो बड़ा फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, वो अति नहीं, से नहीं, बस। सवाल सवाल यही है कि संसद में जो प्रमोशन का जो पर्चा फाड़ा गया था, वो जी दलित सांसद नहीं फाड़ा था। इसलिए कई बार सोशल मीडिया में ये बहस बार बार उठ के आ जाती है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अखिलेश इस बात को अंदर से मान रहे हैं कि वो गलती हुई है और वो पुनरावृत्ति नहीं होगी और वो सब ठीक किया जाएगा उसको। देखिए, हम इस बारे में अभी आपसे इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि हम कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, ना पार्टी की आंतरिक बहसों में शामिल होते हैं, ना आजकल पार्टी में आंतरिक बहसें होती हैं। ये तो जी। आने वाले समय में उनके आचरण से पता चलेगा कि वो जो है मतलब किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर 85-15 जी। की कोई बात करता है, तो उसमें अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा तो 85-15 कैसे होगा? जी। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने लगातार जो पिछड़ों की दो जातियां हैं, उसका बैलेंस बना के रखा है। जैसे वो स्वयं यादव जाति से आते हैं, तो वो मान लीजिए कि अगर वो मुख्य नेता हैं, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को बना रखा है। नरेश उत्तम कुर्मी वर्ग से आते हैं। जी। उन्होंने जो चौधरी को अपना प्रवक्ता बना रखा है, वो संभवतः गुर्जर समाज से आते हैं। इसके पहले भी राम शरण दास या ये थे, वो भी गुर्जर समाज के नेता थे। उनके साथ जो है माता प्रसाद पांडे, इतने दिनों से समाजवादी उनके साथ हैं। माता प्रसाद पांडे वो ब्राह्मण उससे आते हैं। जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मण उससे आते हैं, जाति से आते थे जनेश्वर मिश्रा। तो जनेश्वर मिश्रा या वो या जो समाजवादी हैं, या मान लीजिए जेपी सिंह ही लेफ्टिस्ट हैं, तो लेफ्टिस्ट हैं तो किसको वोट देंगे? लेफ्ट तो है नहीं। आप बताइए। तो बात ये नहीं है, चलते हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक बस मजबूरियां और कई बार राजनीतिक वो हो जाते हैं, वो आप ब्रांडेड कह के जो है बिल्कुल छांट न दिए जाएं। इसकी वजह से भी लोग कुछ सही बोलने में डरते हैं। जी। 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 सही तो राजनारायण ही बोल सकते थे कि जी। भले महफिल में बात बोल दें जो आपके खिलाफ, जो मतलब जनता को नागवार गुजरे, लेकिन वो डरते नहीं थे।
लेकिन और लोग गार्डेड लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि ये तो जब उस कुर्सी पे बैठेंगे तब पता चलेगा ना कि उनका आचरण क्या जी, जाहिर है, जाहिर है है। ना, कि उनका आचरण क्या है। जी। हम्म। नहीं, ठीक बात है। अभी तो हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और चूंकि जिस तरह का खास तौर से मेरे जो हमारी भी थोड़ी बहुत समझ है कि पिछले 5 वर्षों में जो उबाल आया है, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट तमाम ये लोग सड़क पे रहे हैं, लड़े हैं, लिखे हैं, बोले हैं, और सोशल मीडिया ने एक धमाल मचाया है, कम से कम, जिसका इस्तेमाल कर मोदी आए थे सत्ता में। अब बहुजनों के पास भी वो ताकत है, और इसका दबाव पॉलिटिकल पार्टीज पे रहता है। तो मुझे लगता है कि आपने ठीक ही कहा कि कुर्सी में बैठेंगे तब उनका आकलन होगा। आगे चलता यही हूँ नहीं, सर। यही जी, नहीं, यही नहीं, आपका जो बहुजन समाज है, जो आपका ओबीसी समाज है, जो समाज है, उस समाज में भी आपस में आंदोलन चलना चाहिए कि जो हमारे भीतर ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है श्रेष्ठता वाला, उसको जाहिर हम है। खत्म करके जितना ज्यादा से ज्यादा आपस में मिला सकें, एमलगमेट कर सकें, उतना हमें जी, आने वाले समय में जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अच्छा रहेगा। और लोगों की ये हार्ट बर्निंग दूर होगी कि साहब जो सत्ता की मलाई है वो विपक्ष में या ओबीसी में एक ही दो जातियों तक सीमित क्यों है, बाकी तक सीमित क्यों नहीं है। दलितों में जी, एक ही दो जातियों तक सीमित है, बाकी लोगों में क्यों नहीं वो वितरित हो रहा है। तो इसके लिए आपस में भी सामाजिक आंदोलन चलाने की जरूरत है कि जो जाहिर। जिससे जो आपस का जो विग्रह है एक दूसरे के प्रति, उसमें जो ब्राह्मणवाद या श्रेष्ठता का वाद है वो समाप्त हो। ये जब तक नहीं हमें होगा तब तक ये हमेशा टूटने फूटने, अलग होने, कॉम्बिनेशन में आने सबकी संभावना, आशंका बनी रहेगी। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी जो है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। चलिए सर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जी, जी। बिहार में भी सरगर्मी है उत्तर प्रदेश का, और बीजेपी के सहयोगी दल भी इधर उफान मारे हुए हैं। जेडीयू भी आ रहा है, लोजपा भी आ रहा है, मुकेश सहनी वीआईपी भी आ रहा है। तो इन लोग का जो भाजपा भाजपा के साथ जो अंडरस्टैंडिंग था, वो सब क्षणिक है क्या? उत्तर प्रदेश में तो साथ नहीं है सब। देखिए, ये इसके पहले भी जो है वो क्या कहते हैं, ये लोग जब जब चुनाव हुआ तब तक ये लोग जो है उछल कूद करते रहे। जैसे अब जो है समाजवादी पार्टी ने बिहार में अपना हस्तक्षेप इस बार बंद किया जब से उनका लालूस के परिवार में बेटा बेटी का ब्याह हो गया। नहीं, उसके पहले हम्म, मुलायम सिंह भी कई बार वहां जो है आजमा चुके हैं। एक बार तो 4 एमएलए तक सपा के थे। हम्म। तो अब इस बार उन्होंने बिल्कुल हट गए, नहीं तो हमेशा वो भी कैंडिडेट वहां खड़ा कर देते थे। या जो भी जब समझौता होता है तो समझौते के तहत जो है वो लोग दूसरे जगह सीट मांगने लगते हैं, अपना विस्तार करने लगते हैं। तो ये सब बातें तो बहुत पहले से राजनीति में चल रही है, और राजनीति में जो चल रही, तो राजनीति में कोई पवित्रता के लिए तो आया नहीं है, न कोई सिद्धांत के लिए आया है। जी, जब 4 राज्यों में जब आपका एक निश्चित प्रतिनिधित्व होगा तभी आपको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी संभवतः। एक हम्म, राज्य में राज्य स्तरीय दल ही रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके राष्ट्रीय दल की मान्यता के भी लोग लिए भी लोग बेचैन हैं। अब जैसे सपा जो है वो चाहे जिससे भी गठबंधन हो ना हो, मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़ा करती है। सपा उत्तराखंड में अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, सपा बिहार में अपने कैंडिडेट खड़ा करती है। इसी तरह दूसरे दल भी हैं। लेकिन जो जिनके साथ कॉम्बिनेशन होता है और जो मजबूत दल हैं, वो दूसरे दल को अपने कंधे पर चढ़ा करके क्यों जो है मतलब क्या कहते हैं राजनीति में घुसाएं और एक और नया प्रतिद्वंदी पैदा करें। अब इसका आप उदाहरण गुजरात वहां से समझ सकते हैं, आपके क्या कहते हैं गोवा से। गोवा हम्म, में आप पहुंच गई, भाजपा कांग्रेस थी। महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी भी एक पार्टी है वहां, वो भी है। इसके बाद आप पहुंच गई, आप पहुंचने के बाद जो है तृणमूल को जो है कलकत्ता में बैठ के लगा कि हम भी घुस सकते हैं, तो तृणमूल पहुंच गई। एनसीपी भी भाई महाराष्ट्र की ही पार्टी है, एनसीपी पहुंच गई। अब सभी चाहते हैं कि कांग्रेस उनको सब सीट दे दे, कांग्रेस सब उनको सीट दे दे और खुद माइनॉरिटी में हो जाए। तो उसके बाद जब चुनाव हो जाए तो उसके बाद तृणमूल कहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सब सरकार में रहेंगे, तो नहीं रहेंगे। कोई बड़ा भाई भी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई अपने कंधे पे रख के किसी को दूसरे अपने प्रदेश में जहां उसका कोई जनाधार नहीं है, कैसे घुसने दे। हम्म। जनता दल का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। सहनी की हम्म, पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसी तरह जैसे समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। अगर हम्म, समाजवादी पार्टी डेंट करेगी तो आरजेडी में ही डेंट करेगी, क्योंकि मूल हम्म। तो उसका यादव है।
लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में लालू प्रसाद यादव भी कैंडिडेट खड़ा कर चुके हैं। जनता पार्टी थी और मुलायम सिंह ने समाजवादी जनता पार्टी सजपा बना दिया था, तो सजपा से वो चुनाव लड़े थे, चंद्रशेखर उनके साथ थे, लालू प्रसाद यादव जनता दल के बीपी सिंह के पार्टी के लोगों के लिए चुनाव प्रचार इलाहाबाद में करने आए थे। लेकिन जो है उन्होंने आउट नंबर कर दिया, इसलिए कि जो यहाँ के यादव हैं वो मुलायम सिंह को असली यादव समझते हैं, जैसे बिहार के यादव लालू प्रसाद यादव को असली यादव समझते हैं। बहन मायावती ने भी बिहार में डेंट करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास डेंट आज तक तो हो नहीं पाया, क्योंकि वहां के दलित पासवान में बटे हुए हैं, वहां के दलित माझी में बटे हुए हैं, अति दलित और में बटे हुए हैं। उस तरह जो है मतलब जाटो वोट बैंक तो वहां नहीं है बिहार में, दूसरे दूसरे लोग हावी हैं, तो इसलिए जो है वो बिहार में नहीं डेंट कर पाई। अब इक्का दुक्का कहीं अगर 325 सीट में 28 सीट में मिल जाए या 335 सीट में तो इक्का दुक्का मिल जाए तो इसको तो डेंट करना नहीं कहते। अगले चुनाव में साफ, या जी जी अगर भी आया वो जैसे राजस्थान में मायावती अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती हूँ, सारे सब उसमें शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, आपके मध्य प्रदेश में शामिल हो गए कांग्रेस में, भले उनकी सीट से जीते हों, तो वो कुछ अपने प्रभाव से जीते, कुछ मायावती जी के जाति फैक्टर से जीते, कुछ उनको दूसरे लोगों ने भी सपोर्ट किया, केवल केवल अकेले उनके सपोर्ट से तो कोई जीतता नहीं है। तो इसलिए वो डेंट करने की कोशिश अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण करते हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, लेकिन कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को जब तक बहुत वोटों का फर्क ना पड़ता हो तब तक अपने कंधे पर चढ़ा करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए, ये राजनीति नहीं है। जी जी सर, आखिरी सवाल है। आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी है, गोवा में भी ऑलमोस्ट कर ही चुकी है वो घोषणा, शायद वो कर चुकी हो, मुझे आइडिया नहीं है। कर चुकी है। और दिल्ली में, हाँ कर चुकी है गोवा में भी। हाँ, और अजीत अजीत दिल्ली, पालेकर कोई है, जी कोई पालेकर साहब हैं जिनको उन्होंने घोषणा किया, संभवतः अजीत पालेकर। अच्छा ठीक है, तो गोवा में और पंजाब में हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता ठाकुर साहब है, ठाकुर संजय सिंह, बड़े नेता हैं, तो यूपी में कुछ हो नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश के ही हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, बीपी ये सिंह भी के राज साथ काम अभी भी है। देखिए, ये भी राजनीति है। जी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था जनता दल बीपी सिंह के समय में, और सरकार बनी थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मुलायम सिंह और अजीत सिंह में उस समय पंजा लड़ गया था। हम्म सिंह ने भी दावेदारी कर दी थी और मुलायम सिंह भी थे, दोनों में वोटिंग हुई, मुलायम सिंह जीत गए। बीपी सिंह वहां से जो है प्रधानमंत्री बन के निर्णायक पंच बने हुए थे, और इसके कारण बीपी सिंह और मुलायम सिंह में बहुत ज्यादा भेद पैदा हो गया, आपस में बहुत विभेद पैदा हो गया। बीपी सिंह ने जो है वहां से सेंट्रल उससे जो है आपके क्या कहते हैं, इलाहाबाद के थे पटेल साहब, उनको उन्होंने वहां उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजा, जो बीपी सिंह के साथ जनमोर्चा में साथ में आए थे, राम सूरत पटेल या मतलब इस तरह से कुछ नाम था उनका, एमपी थे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में उनको समाजवादी पार्टी के ऑफिस में घुस ये जनता दल के ऑफिस में घुसने ही नहीं दिया उनके लोगों ने वहां, तो आपस में विभेद पैदा हो गया। तो इसलिए जिन भी पार्टियों में इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं उन पार्टियों में तिताई बहुत ज्यादा देर तक रहती है, और जिस पार्टियों में एक से अधिक नेता उसके दावेदार होते हैं, या जिस जहां जो है जातिगत समीकरण बहुत तगड़ा होता है, उस जातिगत समीकरण में आप किसी को जो है एक जाति को जो है आप मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे, तो जो बाकी जाति के जो वोटर हैं हो सकता है फिर जो है वो आपकी ओर से विमुख हो जाएं। ये सब डर हम्म। है, भाजपा को भी है और समाजवादी पार्टी। अच्छा, जो पार्टी वन मैन शो हो जाती है, जैसे बहन मायावती की पार्टी है, तो मान के चला जाते मायावती के लीडरशिप में चुनाव हो रहा है आपके, जैसे अब आप अभी आप देखिए पंजाब में चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी वहां कोई लीडर नहीं घोषित हुआ, क्योंकि अभी वहां लीडर घोषित हो जाए तो तुरंत पार्टी का चुनाव बाद में होगा, आपस में जो है सर फरोवल पहले हो जाएगी। चन्नी साहब को नहीं घोषित किया है कि अगले चुनाव के बाद चन्नी ही बनेंगे, क्योंकि सिद्धू भी दावेदार है। तो इस तरह जो है ना, ये भी एक राजनीति का ही मतलब पहलू है कि आप अगर जो है वो अपनी पार्टी में किसी, अब जैसे टिकट ही है, पहले चुनाव घोषित होता था, एक या दो चरण में चुनाव होता था, तो सारे टिकट जो है नामांकन के पहले घोषित हो जाते थे। अब चरण वाइज जो है वो कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं। क्यों चरण वाइज हो रहे हैं? कि अगर मान लीजिए कि पहले चरण में अगर आपने आखिरी चरण का जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो एक कैंडिडेट घोषित होगा,
और वो भी दूसरी पार्टी ने भी नहीं किया। फिर वो देखेगी कि इनको कौन काट सकता है, उसके आधार पर वो टिकट देने लगेगी। दूसरा पहलू है कि अगर वहां से 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, 20 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो भी तो 20 लोग आपके साथ है ना। आपने टिकट घोषित कर दिया तो बाकी जो 19 लोग हैं वो क्या करेंगे? वो अभी से व्यूह रचना करना शुरू करेंगे। कोई दूसरी पार्टी में चला जाएगा, कोई डुप्लीकेट पार्टी से, बहुत पार्टी तो एक प्रकार से जो है वो होती है आपके, जो है क्या कहते हैं उसको, कोप भवन कहते हैं, कोप भवन पार्टी। वो कोप भवन में जो लोग जाते हैं उनको कैंडिडेट बना देती है अपनी पार्टी से, उसके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं रहता। जो लोग कोप भवन में गए उनकी कोटी सही बढ़ गए तो उस पार्टी से कैंडिडेट होकर मैदान में उतर गए। लेकिन वो जो मैदान में उतरते हैं तो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन वो अपनी मूल पार्टी जहां से आए हैं उसे कैंडिडेट को तो डैमेज करते ही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, तो इस वहां संजय सिंह का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कोई प्रभाव ही नहीं है। भाषण देना अपनी जगह पर है और जनता के बीच में प्रभाव होना अपनी जगह पर है। और फिर संजय सिंह थ्रू। तो कभी जो है वहां अपने जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर तो शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। संजय सिंह जी तो वहां पे पार्षद भी नहीं चुने गए हैं। तो अभी तो उनका जी। टेस्ट होना बाकी है कि जो है संजय सिंह में जो है वो क्या कहते हैं चुनाव जीतने का कितना दम है। हम बहुत बड़े विचारक हों, बहुत बड़े वो हों, चुनाव में न लड़ हाँ, सकते हैं न जीत सकते हैं, हमको कोई घोषणा भी कर दे कि जेपी सिंह हम नेता रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? आप हमको बताइए। नहीं मतलब यही सर कि आंदोलनकारी होना, वक्ता होना ये अलग चीज है, और राजनीति करना एकदम अलग चीज है। यही है कुल अलग मिला चीज। जुला के। जी जी। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। इसीलिए बड़े बड़े आंदोलनकारी। हाँ। कोई आदमी बहुत बड़ा विचारक हो सकता है, जी लेकिन वो जो है चुनावी मैदान में फेल हो सकता है। अब जी जैसे हमको जो है समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह इलाहाबाद के प्रेसिडेंट थे यूनियन जी के। उसके बाद जी। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री थे, केंद्र में भी थे। जो है अक्सर हम लोगों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने के कारण, हालांकि हमसे सीनियर थे, उनसे भेंट मुलाकात होती रहती थी। तो एक बार ऐसे ही जो है बात हो रही थी, बहुत लोग थे, मैं भी था लखनऊ में उनके घर पर, चाय वाय पी रहे थे हम लोग। तो उन्होंने बात बात में कहा कि ये, किसी ने पूछा राजनारायण और मधु लिमाय के बारे में। ये राजनारायण के ज्यादा नजदीक थे मोहन सिंह, और लोगों के भी नजदीक थे, लेकिन राजनारायण से भी नजदीकी थी। तो इन्होंने कहा कि लोहिया जी, अच्छा समाजवादी लोग जो है ना सत्य बात कहने में पीछे नहीं हटते, चाहे वो भले उनके खिलाफ चला जाए। हम्म। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि लोहिया जी कहते थे कि हमारी पार्टी में दो लोग ऐसे हैं कि अगर दोनों मिल जाए तो हम लोग किसी को भी ढा सकते हैं। ढा सकना समझे आप? समझ गए सर। पूरी शब्द है ढा, कि मतलब किसी को भी हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, हरा सकते हम्म। हैं। तो हुआ कि कौन कौन, तो बोले कि हमारे पार्टी में एक मधु लीमय है जो हम्म। कर्महीन बुद्धिवादी हैं, हम्म। और दूसरे राजनारायण है जो बुद्धिहीन कर्मवादी हैं। तो अगर कर्मवादी और बुद्धिवादी दोनों आपस में मिल जाए तो बुद्धि जी उनका, कर्म उनका, ये लोग ढहा देंगे। जी। लेकिन जो है वो आपस में जो है वो बुद्धिवादी हैं, वो कर्मवादी हैं, आपस में मेल ही नहीं है। हाँ, जी 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 जी। ये वाली बात है। तो बुद्धिवादी होना अकेले या कर्मवादी होना अकेले, ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। अगर दोनों के मेल से जो लोग होते हैं, जिनमें सांगठनिक क्षमता भी होती है, 10 लोगों को एडजस्ट करके चलने की भी क्षमता होती है, वही लोग जो है वो क्या कहते हैं आगे लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। वरना बुद्धिवादी तो सभी पार्टियों में बहुत से लोग हैं, और कर्मवादी भी बहुत, सभी पार्टियों में बहुत से लोग हैं। जी जी लेकिन जी। दोनों का नहीं होगा तब तक मामला जमेगा नहीं। चलिए सर, ये मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक तरह से कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। जी एक तरह से उस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हाँ, कि वही बात। क्रांति के हर समय रहते हैं समाज में, उसको सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं इसी से पे डिपेंड करता है। इसी जी पे सर। डिपेंड। हाँ बिल्कुल सही बात। शुक्रिया सर, बहुत अगर आप मजा आया। आप जी अध्यापक हैं, अगर आप जो पढ़ाते हैं वो आपके बच्चों तक, जो पढ़ने वाले उन तक संप्रेषित नहीं होता, तो जी। आप चाहे जितने बड़े बौद्धिक अध्यापक हों, आपका अध्यापन फेल है। आप लोकप्रिय शिक्षक नहीं हो सकते। आप विद्वान शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन आप ही के सब्जेक्ट का कोई शिक्षक अगर जो है वो क्या कहते हैं संप्रेषित करने में सक्षम है, तो हम लोग इलाहाबाद कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो देखते थे कि हम लोग जो है अपने क्लास को छोड़ करके उस शिक्षक का क्लास अटेंड करते थे, जबकि विद्वता में हमारे शिक्षक में कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन वो जो बच्चों को ओरिजिनल इतना होना जरूरी ढंग से है। पढ़ाते थे कि संप्रेषित ही नहीं होता था। जी, रिसर्चर में और टीचर होने में अंतर है। जी बहुत अंतर है।
जी जी, शुक्रिया सर, बहुत शानदार। मैं तो आपसे बात करता हूँ तो लगता है कि मैं क्लास में बैठा रहता हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। नहीं सर, तो आप और मैं अध्यापक, हम पत्रकार हैं, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, कोई बात नहीं है। अध्यापक को हर जगह से सीखना चाहिए, अपने छात्रों से भी। और मैं बार-बार कहता हूँ कि जब आदमी टीचर बनता है तब रियल स्टूडेंट बनता है। उस समय एग्ज़ाम नहीं पास करना होता है, ज्ञान अर्जन करना होता है। शुक्रिया जी, सर, थैंक यू। और दोस्तों, ये थे जेपी सिंह साहब। आप देख रहे हैं हम उनकी क्लास में रहते हैं लगातार। आप भी पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।